नमस्कार सभी को। आज की भारत की जनसंख्या की संरचना विषय की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारत का स्त्री पुरुष अनुपात ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया। यानी कि यहाँ पे ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी कि जो स्त्रियों की संख्या थी वो अनुपात में काफ़ी कम हो गई। इसमें हम अलग अलग राज्यों का देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्य हैं जिसमें हमारा अनुपात 950 या 950 से अधिक है, उसमें हमारे केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्य आते हैं। उसके अगर अनुपात में अगर हम देखेंगे, सबसे कम जो सेक्स रेशियो जो हमें पाया जाता है वो अधिकतर पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद में फिर गुजरात में। इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या अनुपात दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे भारत के मानचित्र में इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये 2001 का मानचित्र है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। अब हम देखते हैं भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात किस प्रकार से है। इस सारणी को समझेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि 1901 में 972 स्त्री पुरुष अनुपात था, जो कि लगातार हम देखते हैं पिछले दशक की तुलना में वो लगातार घटा शुरुआत में। तो वो घटते घटते फिर बढ़ा है 1951 में। उसके बाद में फिर ये लगातार घटा है 1961 में, 1971 में, और फिर 1981 में फिर ये 4 पॉइंट बढ़ा, फिर 91 में फिर -7 गया, फिर उसके बाद 2001 में 6 पॉइंट बढ़ा और 2011 में फिर से 7 पॉइंट बढ़ा है। और वर्तमान समय में ये 940 दिखाई देता है, या ये आपकी बुक में 943 भी लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से इसका जो है घटता और बढ़ता क्रम हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनसांख्यिकी विद और नीति निर्माताओं के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो आई गिरावट है ये किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं इसके आगे। राज्यवार बाल स्त्री पुरुष अनुपात का हमने चित्र देख लिया है। स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण के बारे में हम समझते हैं। तो कारणों में सबसे पहला कारण आता है प्रसव के समय होने वाली मातृ मृत्यु। तो हम अधिकतर देखते हैं कि अच्छी जन सुविधाएं ना मिलने के कारण, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलने के कारण, स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने के कारण बहुत सारे स्थानों पर माताओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण स्त्रियों की संख्या में जो है वो कमी आ जाती है। और ये प्रसव के समय पे होने वाली जो समस्याएं, ये इसको माताओं को ही भुगतना होता है, जिसके कारण उनकी संख्या में कमी होती है। दूसरा इसमें बिंदु आता है बालिका शिक्षा के प्रति कुछ भेदभावपूर्ण व्यवहार। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि बालिकाओं को अपनी जो स्वास्थ्य की जानकारी होती है वो कम होती है, जिसके कारण वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाती हैं और वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा इसमें आता है हमारा लिंग विशेष के गर्भपात, जिसमें बच्चों को पैदा करने से पहले ही कन्या की हत्या कर दी जाती है। आज ये टेक्नोलॉजी विद्यमान है जिसमें गर्भ के बच्चे के लिंग के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कन्या शिशुओं की हत्या उनके भ्रूण में ही करा देती। ये एक बहुत ही गहरा संकट जो था उस समय पे लड़कियों की संख्या के ऊपर आया था। विशेष रूप से हरियाणा राज्य के अंदर इसको सबसे ज़्यादा देखा गया था। तो बाद में इसके ऊपर 1999 में एक सख्त कानून बना दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से लिंग की पहचान जन्म से पहले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दहेज प्रथा भी इसका एक कारण है। हम जानते हैं कि दहेज के लिए बहुत सारा पैसा माता पिता को इकट्ठा करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं और साक्षरता के बारे में। साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति, साक्षरता किसे को कहते हैं थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो होता है शिक्षित, एक होता है साक्षर। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, उसको साक्षर कहा जाता है। यानी कि सा अक्षर, यानी जिसको अक्षर का ज्ञान होता है उसको साक्षर कहा जाता है। और शिक्षित होता है जिसके पास कोई डिग्री होती है ना, कोई पढ़ा लिखा 10वीं तक, 12वीं तक या फिर ग्रेजुएशन तो होता है, उसको शिक्षित कहा जाता है। साक्षरता से स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। जब लोग साक्षर हो जाते हैं तो उनको अपने से संबंधित जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है और उसको जानने की इच्छा भी होती है, जिससे कारण वो चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें अपनी सहभागिता बढ़ा सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता के स्तर में काफ़ी सुधार आया है। देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो लोग शिक्षा से छूट गए थे उनको भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से साक्षर बनाने का प्रयास किया गया था। आगे बात करेंगे अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीची रही हैं और समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दर है तो और भी नीची है।
हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास करती है आज भी, और अधिकतर जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा जीडीपी का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो खेती बाड़ी और कृषि से ही आता है। तो अधिकांश जनसंख्या जो वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा आता है नगरीय, शहरी, ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शहर में होने वाले जो सुविधाएं, मिलने वाली सुविधाएं हैं, शिक्षा का स्तर होता है, ये सभी, और खास तौर पे जो रोजगार के अवसर होते हैं वो अधिकतर ग्रामीण लोगों को शहर की तरफ आकर्षित करते हैं। कभी कभी लोग सामाजिक कारणों के कारण भी शहरों में चले जाते हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य है। यानी कि एक समानता का जो भाव होता है वो नगरों में ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं। कि गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जातिगत भेदभाव कहीं ना कहीं रूप में हमको दिखाई देता है, जो कि शहरी क्षेत्र में नहीं होता है। इसके कारण भी लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। और तेजी से होने वाले जो नगरीकरण, उसके कारण जनसंख्या जो है नगरों की वो काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है उसमें, ये भी एक विषय है। अंतिम आता है हमारा भारत की जनसंख्या नीति। भारत ने विश्व के सभी देशों से पहले 1952 में सबसे पहले जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा की थी। एक आपातकालीन की स्थिति लागू की गई थी पूरे देश के ऊपर, और उस समय पे जबरदस्ती बंध्यकरण, जिसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, वो लागू किया गया था। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको हम नसबंदी या नलिकाबंदी पद्धतियां कहते हैं। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वास डिफरेंस, एक जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक वास डिफरेंस नाम की एक छोटी सी नली होती है, जिसको क्या किया जाता है, जिसको काट करके बंद कर दिया जाता है। जिसको महिलाओं के अंदर भी एक ट्यूब होती है जो कि ओवरी से एग्स को लेकर के आती है, तो उस नली को भी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है छोटी सी सर्जरी के माध्यम से। इसको नलिका बंदी कहते हैं। कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो चलाए गए हैं, और आज हम देखते हैं कि अधिकतर शहरी समुदाय जो है या नगरीय समुदाय के अंतर्गत लोगों जनसंख्या को लेकर के काफ़ी जागरूक हुए हैं, और उनमें वो अधिकतर लोग हम देखते हैं 2 या 1 ही बच्चे पैदा करते हैं। परंतु अभी भी एक गंभीर स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है, और कुछ धार्मिक आधार के कारण भी, मजहबी आधार के कारण भी लोग अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब हम समझेंगे भारत की जनसांख्यिकीय उपलब्धियां। कि स्थूल जन्म दर को हमने 40.8% से घटा करके 24.1% पर ला दिया है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म दर 146 से घटा करके 58 पर लेकर के आए हैं। कपल प्रोटेक्शन रेट जो है वो 10.4% से 4 गुना बढ़कर के 44% हो गया है। स्थूल मृत्यु दर को 25% से घटाकर 7.5% पर लेकर के आए हैं। आयु संभाविता को 37 वर्ष से बढ़ा करके हमने 62 वर्ष कर दिया है। किस आयु तक वो जीवित रहेंगे उसको बोलते हैं आयु संभाविता, जो कि पहले 37 वर्ष थी, जिसको बढ़ा करके 62 वर्ष के तक हम लेकर के आए हैं। और परिवार नियोजन की आवश्यकता और उसकी पद्धतियों के बारे में लगभग सभी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की गई है, और प्रजनन दर को 6.0% से घटाकर हम 3% पर ला दिया है, यानी कि काफ़ी लगभग ये आधी के रेट पे पहुंच गई है। अब यहाँ पे मुख्य विषय जो है हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है भारत में, और एक तेजी से हम एकदम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति निरंतर बनी हुई है, उसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करने चाहिए, और सरकार को भी इसके ऊपर एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए, जिसका सख्ताई से पालन किया जा सके। क्योंकि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हेल्थ सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं और अन्य प्रकार की सुविधाओं को जारी रखने के लिए इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खास तौर पे आज के जैसे कोरोना काल के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए जनसंख्या को कम होना बहुत ही आवश्यक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।